नमस्ते। तो आज की बुक रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसका एक ब्रीफ रिकैप करते हैं। एंड जो चैप्टर का नाम है वो है रिलेशनल वोर्टेक्स, बिकमिंग, कंसीड एंड प्रोलिफरेशन। शुरुआत में जान सूची तो कहते हैं कि हमारे पैदा होने के बाद जब हम कॉन्शियस होते हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस ऑफ बन जाती है कि वी बिकम कॉन्शियस ऑफ समथिंग जिसके अंदर साइट, साउंड, टच, थॉट वगैरह चीज़ें आती हैं। 6 इंद्रियों की बात हो रही है। और उस कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग से इवेंचुअली जब स्पर्श होता है, कांटेक्ट होता है, वो कांटेक्ट जो है एक हमारे मन में एक एक्सपीरियंस देता है ऑफ बीइंग कांटेक्टेड। और वो एक्सपीरियंस जो है वो हार्ट एक्सपीरियंस एक फीलिंग बनता है और एक हमें फेल्ट सेंस मिलती है। उस फेल्ट सेंस के बेसिस के ऊपर हम ये एक एजम्पशन पैदा करते हैं कि देयर इज अ सब्जेक्ट दैट इज बीइंग अफेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। एंड हम अपने आप को एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं और बाहरी चीज़ें को एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। और इस डिफ्रेंसिएशन से देयर इज दिस क्रेविंग। एंड वो क्रेविंग जब भवतन्ना का रूप लेती है तो क्रेविंग टू बिकम समथिंग कि हम कुछ चाहते हैं, तो वो आगे उसी सेल्फ व्यू को ही स्ट्रॉन्ग करती जाती है और सखाइडिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, जो कि इवेंचुअली हमें एक आइडेंटिटी देने की कोशिश करता है और उसमें हम एक आई एम अत्ता भाव पैदा होता है। और इसी प्रकार विभव तन्ना होती है जब हम कुछ नहीं चाहते। और इन को दोनों बातों को अजान सुचितो टाइडल फ्लोज की तरह बताते हैं कि किस तरीके से वांटिंग टू बी और वांटिंग नॉट टू बी के हम मन में इस तरह के फ्लोज पे हम बंध जाते हैं। अब इस जो भी हमने ये जो पूरा पार्ट पढ़ा जिसमें एसेंशियली परिचय समुत्पाद का जो पूरा फ्लो चल रहा है, कॉजेशन का फ्लो चल रहा है, उसको अब हम अजान सूची तो एक तरह से रिलेशनल एस्पेक्ट में देखना चाहते हैं कि किस तरीके से जब एक अत्ता बॉर्न होता है और वो वांटिंग और नॉट वांटिंग और क्रेविंग आती है, तो वो अलग अलग तरह के रिलेशनशिप में हम कैसे प्ले करते हैं। तो उसमें जो एक सिंपल बात वो कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में जिस तरह के रिलेशनशिप मिलते हैं तो हम उस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। अगर हमें अब लाइफ में मैसेज ऑफ वेलकम एंड ट्रस्ट मिलते हैं तो हमारा व्यू पॉइंट उस तरीके का बनता है। या अगर हमें लाइफ में कुछ बाइसेस और एग्जैगरेशंस और फॉल्सहुड मिलते हैं तो हम हमारा जो रिलेशनशिप है दुनिया के साथ, लोगों के साथ, वो इन बाइसेस के ऊपर बेस हो जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरह के रिलेशनशिप मिले। और कई बार ऐसा होता है कि अब अगर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू की हमें अपनी इंट्रिंसिक वर्थ इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो जो ऊपर यहाँ पे एक तरह का रिलेशनल सेंस बनाना चाहते हैं वर्ल्ड के साथ, वो एक स्ट्रांग इंडिविजुअलाइजेशन में कई बार कन्वर्ट हो जाता है। और उस स्ट्रांग इंडिविजुअलाइजेशन के अंदर जो आई है
वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और कई बार वो डू इट गेट इट योरसेल्फ का एटीट्यूड आ जाता है, और या फिर हम अपने आप को वर्थलेस और परफॉर्मेंस ड्रिवन के साइकोलॉजी और एटीट्यूड से अपने आप को देखते हैं। तो ये एक जो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो एक तरह का रिलेशनशिप हमने बनाया सोसाइटी के साथ, या उसमें हमने अपनी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलाइजेशन करी, अ, उसको एक तरह का काउंटर एग्जाम्पल से अजान सूचितों ने समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से एक अमेजन के ट्राइब के अंदर जो ट्राइबमैन जो गेम खेल रहे थे, उस गेम का अल्टीमेट मोटो यही था कि इट्स नॉट अबाउट कि मैं जीतूं या मेरी टीम जीते, बट किस तरीके से हम भी जीते और दूसरी टीम भी जीते, और दोनों एक साथ ही फिनिश लाइन पे पहुंच पाए। तो ये उन्होंने एक काउंटर एग्जांपल दिया कि किस तरह से इस तरह की सोसाइटीज भी हम डेवलप कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट और रिलेशनशिप पे बेस्ड हो। तो अब उसके बाद हम आगे की बुक रीडिंग करते हैं। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड तो यहाँ पे जो एक बेसिक बात जान सुजीतो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अ, ऐसा नहीं है कि हम अपनी अटेंशन और इंटेंशन में खाली अदर्स को रखें, बट हमें इस बात को भी देखने की जरूरत है कि हम अपने आप से अपने आप से कैसे रिलेट कर पाते हैं। कि और कई बार जो हमें एंग्जाइटी आती है, या हम हमारा अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है, उसका कई बार हम एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, कि जिसमें हम बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन करके हम कोशिश करते हैं कि उससे ऊपर उठ जाए। बट उसमें वो कहते हैं कि कई बार ये भी हो सकता है कि मेडिटेशन की जगह पे अगर आप ओपन अटेंशन और ध्यान से अपने आप को सुन पाए, तो रिसेप्टिव तरीके से अपने आप को सुन पाए, तो उससे भी आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। बट उसमें भी वो एक तरह का चैलेंज ये बोलते हैं कि कई बार जब हम अपने आप को ओपन अटेंशन और रिसेप्टिव वे से सुनने की कोशिश करते हैं, तो जब हमारे मन के अंदर चीज़ों को लेके कुछ अनसर्टेनिटी आती है, तो फिर वो हम थॉट मेकिंग प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं व्हाट शुड आई डू, हाउ आई एम डूइंग, एंड वो फिर जो अनसर्टेनिटी है, वो रिलेशनशिप में भी हम लगाने की कोशिश करते हैं कि एम आई एक्सेप्टेबल टू हिम और हर, व्हाट डू दे सी मी एज, कि वो मुझे कैसे देखते हैं। एंड इसी अनसर्टेनिटी की बेसिस पे जो थर्स्ट है, उसके बिकमिंग पे हम ये जो हम सेल्फ और अदर का एक डिस्टिंक्शन बनाते रहते हैं, और उसके बेसिस पे एंजाइटी के बेसिस पे हम ये एक डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू कर पाते हैं। एसेंशियली यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार डीप रिसेप्ट ओपन अटेंशन के बावजूद भी हम जो अनसर्टेनिटी आती है, या जो सिचुएशंस हमारे माइंड में आती हैं, हम वो अल्टीमेटली हमें ओवरकम कर लेती हैं, और हम उनसे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो इसी को आगे जाके बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कंसीट और मान जो है कई बार उन क्वालिटीज को सॉलिडिफाई कर देता है, जो कि और उनको हम एक सॉलिडिफाई करके एक इंडिपेंडेंट एंटिटी देने लगते हैं, कि संसार में हम अ, जैसे कि चीज़ों में शायद
सॉलिडिफाई करना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ये बंदा परेशान करता है, या कुछ भी हम अपने आप को लेबल दे सकते हैं, या हम सामने वाले को लेबल दे सकते हैं। तो उस कंसीट और मान के बेसिस पे जब हमने लेबल दिए, और उसके बेसिस पे फिर हम जब आगे फर्दर कंपैरिजन करते हैं, तो हम व्यू और डिप्थी फॉर्म करते जाते हैं, जो कि उसको एक अगले लेवल पे लेके जाता है। उस व्यू डिप्थी का जो उन्होंने एग्जांपल दिया, आई एम दिस एंड अदर इज दैट, एंड आई एम फीलिंग दिस बट आई शुड फील समथिंग एल्स, के वो एक उस क्वालिटी को हमने एक नेक्स्ट लेवल पे जाके एक व्यू में फर्दर कन्वर्ट कर दिया। और उस व्यू को बेसिकली हम, ऐसा नहीं है कि हम खाली उस व्यू के ऊपर रुकते हैं, हम उसको अदर आगे नैरेटिव्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नैरेटिव्स में बेसिकली उसके बेसिस पे फिर हम एक पूरी की पूरी स्टोरी बनाने लगते हैं, और वो एक थॉट दूसरे थॉट, दूसरे थॉट से तीसरा थॉट, और वो एक हम पूरा प्रपंच चला देते हैं कि आई एम दिस बट आई शुड नॉट बी दैट, और वो पूरा उसके ऊपर रीजनिंग और वो कुछ करके वो पूरा प्रोसेस चला देते हैं। तो ये बेसिकली जो पूरा माइंड का जो प्रोसेस है, उसकी बात करी कि किसे किसे कंसीट, डिप्थी और प्रोलिफरेशन इन चीज़ों को आगे लेके जाता है। एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। Expanding our attention and intention to include others gives us plenty to work on, but bear in mind that relationship also includes how we relate to ourselves. One can avoid or suppress anxiety or self-criticism to a degree, but that gets more difficult to do when one meditates. If that is this, instead of jumping into a meditation program, uh, we open attention and listen in a receptive way. For many people, that open regard evokes uncertainty. What should I do? How I am doing? What comes next? This is an uncertainty that also plays out in relationship with others. Am I acceptable to him or her? What do they see me as? And then the thirst for becoming forms self and others based on anxiety. This crystallization is what Buddha called conceit, man, the process that weaves qualities that arise in one's awareness into entities that apparently exist independently. Along with conceit comes comparisons and shifting hierarchies that forms views dictate. I am this, the other is that, or I am feeling this, but I should feel something else. And from that foundation of thirst, conceit, and view that I am this, but I should be that, the process called proliferation, papanch, spins out narratives. तो इसको आगे ले जाते हुए अजान सुइज तो कह रहे हैं कि किस तरीके से जब हम इन सेल्फ व्यूज को बनाते हैं, तो यही हमारा जो है बेसिकली मेंटल कम्मा का पार्ट बनता है कि ये इन जो हम ये सेल्फ व्यू बनाते हैं, या जो सेल्फ व्यूज को हम होल्ड करते हैं, वही मेंटल कम्मा को जन्म देता है। एंड जो हार्ट अनअवेकन्ड है, जो नहीं जानता कि वो इस तरीके से अत्ता भाव को पकड़ रहा है, तो उनके अंदर ये मेंटल कम्मा बाय डिफॉल्ट बनता ही रहता है। और इस मेंटल कम्मा में हमारा जो पुराना कम्मा है, और जो पुरानी जो मेंटल टेंडेंसी है, वो भी इसका पार्ट बन जाती हैं। और इसमें जो है वो थोड़ा सा जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, और उसमें जो हमारे बाइसेस आ जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि यू आर इजंट गुड इनफ, तो उसके बेसिस पे जो हमारी अंडरलाइंग टेंडेंसी है, वो भी एक तरह से एंग्शियस
और अनवेलकम हो जाती है, और उसी के तरीके से फिर हम अपने आप को और संसार के साथ एक तरह का रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं. Making and adopting views of self is a basis of mental kamma, and mental kamma for good and bad is no small matter. Moreover, for the unawakened heart, this mental kamma occurs by default, that is, kamma of becoming and conceit, and takes its cues from old kamma of mental tendency that is dominant at that time. In the case of someone who grew up in a family or society that didn't see the value as being intrinsic to being human, but rather gave the message that what you are isn't good enough, the tendency is to feel anxious and unwelcome, and that affects the way you configure yourself and others. इस वाले पार्ट को हम एंड में रीड करेंगे. सो अगर कोई अगर कोई हमें ऐसा रिमार्क देता है जिस पे हमारा रिएक्शन होता है कि दैट साउंडेड होस्टाइल टू मी, कि ये मुझे उसका रिमार्क थ्रेटनिंग लगा, तो फिर जो हमारे एक्शंस और रिएक्शंस हैं वो उसके ऊपर बेस हो जाते हैं. और कई बार वो सामने वाला बंदा थ्रेटनिंग ना लगे, तो कई बार हमें लगता है कि उसको ये उस बात पे, किसी बात पे सामने वाले बंदे को कुछ ग्रेटिट्यूड एक्सपेक्ट करना चाहिए था, और या ये ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन बनती है. और इस तरह से ये चीज़ें जो हैं इनको जो ये बाइसेस जो बेसिकली हम बनाते जाते हैं, इनको तोड़ने के लिए वो एक तरह से बोलते हैं कि we can see things from deep attention. उसमें ही आपकी बेसिकली आपकी जो बाइसेस हैं वो रिवील हो पाएंगे और आप उनको ध्यान दे पाएंगे. तो जिसका वो एक तरह का एग्जांपल शायद यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं कि ट्रू, देयर कैन बी थ्रेट, बट इज दिस एक्चुअली ए थ्रेट, और व्हाट इज थ्रेटेंड, डज इट रियली मीन आई एम अनवेलकम. कि कई बार सिचुएशन को नॉट एज्यूम करके कि ये सिचुएशन में आई एम थ्रेटेंड और आई एम अनवेलकम, with attention we can try to question कि is the situation being presented the way I am trying to see, or or whether it is my view by which मैं इन सिचुएशन को इस तरह से देखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वो एक तरह से आप अटेंशन के थ्रू उस सिचुएशंस को सही तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं, और वो जो बाइसेस आ रहे हैं उनको आप चेक कर सकते हैं. To give an example, somebody makes a remark that stands out. We notice it and think, that sounded hostile to me. Obviously, we are all programmed to be sensitive to threat. Based on that program, a felt meaning of those words occurs that will shape our actions and reactions around that experience. कि जैसे ही किसी ने रिमार्क दिया, वो हमें hostile लगा, और उसी के बेसिस पे ही फिर हमारा आगे का एक्शन, रिएक्शन और फर्दर एक्सपीरियंस होगा. A similar process could occur, of course, over not expressing the gratitude or consideration that we expect here. The bias in our sensitivity or consideration that we expect. Here, the bias is our sensitivity around being welcomed or not being welcomed or respected. In either case, if such impressions are not filtered by deep attention, the underlying bias is not revealed or checked. True, there can be a threat, but is this actually a threat? Or what is threatened? Does this really mean I am unwelcome? और इसी को वो आगे ले जाके बात करते हैं कि हमारे कई बार जो मडल्ड इम्पल्सेस हैं, मडल्ड इम्पल्सेस का मतलब यही है कि हम चीज़ों के प्रति सजग नहीं है,
तो उस मडल्ड इम्पल्सेस में ही हमारा जो इनएजुकेट अटेंशन रहता है चीज़ों की तरफ, या मन में क्या उठ रहा है, उसी के बेसिस पे हम एक सेल्फ को कंसीव करते हैं, और फेल्ट मीनिंग हमारे चित्त में उठता है, और उस फेल्ट मीनिंग के बेसिस पे ही हम आगे प्रोलिफरेशन करते हैं, एक नैरेटिव फॉर्म करते हैं, और उसी को आगे बढ़ाते जाते हैं। और उसमें जो प्रोलिफरेशन के अंदर जो हम व्यूज बनाते हैं, वो हम उसमें हम कई बार इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, डेलिब्रेट, कि या उसने जानबूझ के ऐसा करा, एम्ड एट मी, कि वो हमेशा अ, ये बातें मुझे परेशान करने के लिए करता है, या वो हमेशा ऐसा ही है, और क्यों मुझे हमेशा इस तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो वी keep on proliferating on those views. Bearing in mind the fact that a lot of actions are not accompanied by deliberate intention, but by muddled views. Not accompanied by deliberate intention, by muddled views के ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कुछ हम जानबूझ के ये कर रहे हैं, बट हमारा जो एक हैबिट पैटर्न है, वो हमारे जो इम्पल्सिस हैं वो इस तरह की सेट हो गई हैं कि हम इस तरीके से ही रिएक्ट करते जाते हैं। ए रिव्यू इज वर्थवाइल, otherwise if there is inadequate attention to the qualities that are affecting the chitta, the mind conceives the self, and based on that felt meaning, then it proliferates and magnifies the experience in line with the intensity of the initial impression. And we get overwhelmed with proliferating views such as deliberate, aimed at me, he always, a fatalistic view can also get established. I always have to put up with inconsiderate people. तो essentially यहाँ पे जिस तरीके से वो ये पूरा पार्ट बता रहे हैं, इसमें भी वो किस तरीके से पर्टिकुलर समुत्पाद में इग्नोरेंस की चेन को बता रहे हैं कि इग्नोरेंस से एक्ट करने से किस तरीके से अल्टीमेटली हम उस प्रोलिफरेशन पे पहुंच जाते हैं, और उन व्यूज पे आगे बढ़ जाते हैं। और इसी को वो आगे कह रहे हैं कि किस तरीके से जब इन व्यूज पे हमारा जो माइंड है वो स्थिर होता है, और तो उसमें वो जो थॉट्स और स्ट्रेटजी जो भी उसमें लेके आता है, उसमें हमारी जो बाइसेस हैं, जो एजम्पशंस हैं चीज़ों को देखने की, वो फिक्स होती जाती हैं, और इवेंचुअली हम एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ व्यू बना लेते हैं। वो उस सेल्फ व्यू में हम अपने आप को इस तरह से देखते हैं कि आई एम सीन एज स्टूपिड और वीक, मी द डिस्पाइज्ड, मी द विक्टिम, हिम दैट पुशी इंसेंसिटिव पेन। तो एंड फिर उस सेल्फ व्यू के बेसिस पे ही हम जो हमारे एक्शंस हैं वो हम करते हैं, और और उन्हीं बाइसिस को जब हम फर्दर फर्दर स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, तो और जो जो सेल्फ और अदर का जो सेपरेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और उसी के बेसिस पे डार्क कमा और हम अपने जीवन में और बनाते जाते हैं। If we act and react psychologically, verbally or physically in accordance with these views, our minds stirs up। तो यहाँ पे जो व्यूज की बात हुई, ये शायद ऊपर से अगर हम लिंक कर रहे हैं, तो उस व्यूज के बेसिस पे वो हम कह रहे हैं कि आवर माइंड स्टिर्स अप, जिस पे हम सेल्फ व्यू को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। If we act and react psychologically, verbally or physically in accordance with these views, our minds stir up a sequence of thoughts and strategies that frames up the bias of the felt meanings. Eventually, the process solidifies into a self-view. I am seen as stupid or weak, me the despised, me the victim, him that pushy, insensitive pig.
old programs runs out that define ourselves and others and our attitudes, and actions take shape around them. Thus, through unmeditated engagement with perception, an existing bias is confirmed, a self and other established, and the basis for dark karma laid down. अब इसी का वो एक तरह से हम बोले तो वो एक तरह से तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन कि हम वो सेल्फ अब जो एग्जिस्टिंग बाइसेस हैं, जो हम रॉन्ग व्यूज हैं, जिनको हम बार बार दोहराते रहते हैं, उनसे कैसे निकले। तो वो कहते हैं कि हम उसको वी कैन श्रग ऑफ द इंस्टेंस के जो भी हुआ उसको एक लेवल के बियॉन्ड ज़्यादा वैल्यू ना दें और ना हम ज़्यादा एंगेज हों अपनी इंटरप्रिटेशंस के साथ कि हम सारी सिचुएशन को हर तरीके से एनालाइज करके हर उसमें राइट एंड रॉन्ग ढूंढना चाहते हैं। बट क्या हम कई बार सिचुएशंस को इस बात पे भी छोड़ सकते हैं कि इट्स जस्ट ए रिमार्क, और उसको कह के उस बात को ख़त्म करें और अपने माइंड को दौड़ने से रोक पाएँ, और इस तरीके से वो क्या हम क्लियरिंग द प्रोलिफरेशंस के उसको जो दौड़ता हुआ दिमाग है उसको रोक पाएँ एंड प्रोलिफरेशंस को बंद कर पाएँ। तो इसको वो समझाने के लिए वो 2 पार्ट में कहते हैं कि एक व्यू हो सकता है कि जिसमें हम जब माइंड को प्रोलिफरेट कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि शी इज़ ऑलवेज़ लाइक दिस। तो ये हमने एक नज़रिया था देखने का, बट अब वो कहते हैं कि क्या हमारा नज़रिया दूसरे तरीके का हो सकता है, जिसमें हम बोलें दिस हैबिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्रस्ट अराइजेस व्हेन शी सेज दैट, और व्हेन आई लुक एट द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। हम डिनाई नहीं कर रहे कि हमारे अंदर कुछ एक मिस्ट्रस्ट आई, बट हम उसको एक सही तरीके से देख पा रहे हैं। तो हम उसमें कह रहे हैं कि हाँ, हमारे अंदर ये एक मिस्ट्रस्ट का एक एक्सपीरियंस उठता है जब वो इस तरह की बात कहती है, और जब वो इस तरह से उसका फेस पे एक्सप्रेशन उठता है। तो हम ने ये एक्नॉलेज करा कि हमारे अंदर ये नेगेटिविटी आई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जब सामने वाले बंदे ने इस तरह से बिहेव करा, बट उसको हमने इस लेवल पे लाके छोड़ दिया रादर देन कि हमने उसको सॉलिडिफाई कर दिया एक बात में और एक पूरा लेबल लगा दिया कि शी इज ऑलवेज लाइक दैट। और जब हमने उसको इस सेकंड तरीके से देखा कि उसको देखा कि क्या उठा, तो उसको हम एक तरह से जो प्रोलिफरेशन है उसको हम रोक सकते हैं। तो इसी को वो आगे कह रहे हैं कि किस तरह से अगर हम डीप अटेंशन करें तो ये जो प्रोलिफरेशन का जो जो हमारे चित्त को जो पूरा प्रोलिफरेशन जो है पूरा जकड़ लेता है, और जो हमें हमारी पूरी प्रेजेंस से भटका देता है, जिसमें हमारी बॉडी की प्रेजेंस लॉस्ट हो जाती है। हम बॉडी भी एक तरह से स्ट्रेसफुल हो जाती है, एजिटेटेड हो जाती है, और हमारी जो मेंटल क्लैरिटी है वो भी लॉस्ट हो जाती है। तो किस तरह से हम उससे बच सकते हैं, और इसी को वो आगे कह रहे हैं कि कैसे वो एक जो इग्नोरेंस है वो हमें जो हमारी जो ग्राउंडेडनेस है, एम्पैथी है, जो क्लैरिटी है, उससे भी हमें भटका देती है। और उसका जो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम माइंडफुलनेस को जब कल्टीवेट करें, पेशेंस से कंपैशनेट रिस्पॉन्स करें टू सेल्फ एंड अदर एज दिस अराइज इन अवेयरनेस। तो ये अंत में वो इस सेक्शन को इस तरीके से एंड करते हैं। So let me just read it again here. We could see things another way. We could shrug off the incident and do not engage with our interpretations. The remark was just a remark.
but more to a point is to put aside educating over situation and instead look at clearing the proliferations. True enough, if we feel that others are being disrespectful and downright hostile, well, maybe they are, but can we refrain from these proliferations? कि अगर सामने वाला hostile है या disrespectful है, but can we refrain from proliferation? कि हमने दिमाग में जो हम narratives बनाए जा रहे हैं, उसको हम रोक सकते हैं, that stick out in our heart and add to more negative patterns, कि वो कितना और हमारे मन में negativity फैलाते हैं. What is more accurate is not that she is always like that, but this habitual experience of mistrust arises when she says that, or when I look at that experience on her face. Through attending deeply, you can notice that although proliferations flood the chitta with details, it deprives you of full presence, steady body presence gets lost, and as does your ability to respond carefully and mindfully. That loss is a remark of ignorance. It robs you of groundness, empathy, and clarity. What is needed then is mindfulness of heart with the patience to allow compassionate response to self and other as these arise in awareness. तो इसके साथ ये सेक्शन यहाँ पे पॉज होता है. तो we can invite questions. जी, तो इससे पहला वाला पैराग्राफ एक दफा उसका लास्ट 2 लाइन दोबारा से, ये जो हमारा ये जो दिस हैबिचुअल एक्सपीरियंस है ना, सॉरी, ये वाला इसी की बात करें. ये वाला, हाँ, इसी को एक दफा प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दो. ये जो तुमने हाईलाइट किया हुआ है ना पर्पल कलर वाला, बस उतना ही. Yeah, see, okay, let's first read it. But more to the point is to put aside educating our situation and instead look at clearing the proliferation. कि essentially rather than कि educating the situation के ऊपर हम उस situations के ऊपर अपने एक तरह से decision pass करने शुरू कर दें और strong views pass करना शुरू कर दें और उसके ऊपर हम proliferations के अंदर बढ़ते जाएं. Instead, can we look at clearing the proliferations? तो बेसिकली ये दो व्यूज हैं और ये किस सिचुएशन में कह रहे हैं कि we could see the things the another way. We could shrug off the incident and decide not to engage with the interpretations. The remark was just a remark. कि अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको मन में जिसमें आपने डिसाइड करा कि दिस वाज नॉट गुड, बट ultimate point is that okay, how long you want to keep holding that incidents which you find unpleasant. How soon can you shrug off that unpleasant incidents to a point that that's just a remark, और उसके बेसिस पे हम मेंटल प्रोलिफरेशंस में ना कर पाए. तो इसके बेसिस पे वो नीचे के एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं. True enough, if we feel that others are being disrespectful or downright hostile, well, maybe they are, but we can refrain from proliferation that stick in our heart and add to more negative pattern. तो हम इस बात को अगर नहीं भी डिनाई कर रहे कि सामने वाला बंदा डिसरिस्पेक्टफुल है, हम मान रहे हैं कि सामने वाला बंदा डिसरिस्पेक्टफुल है या हॉस्टाइल है, बट उसको मानने के बाद भी क्या आप अपने मन में जो प्रोलिफरेशंस दौड़ते जाते हैं, लेबलिंग दौड़ती जाती है, जो उस सिचुएशन के ऊपर आप जुगाली करते जाते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स अपने माइंड में बनाते जाते हैं, उसको रोक सकते हैं. तो उसके रोकने के लिए वो ये एग्जांपल देते हैं कि जब आप अत्ता को स्ट्रॉन्ग करके प्रोलिफरेशन करने की कोशिश करेंगे
तो आप बोलेंगे कि शी इज ऑलवेज लाइक दिस, और फिर वो बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, फिर उसको आप जो इंसिडेंस है उससे जोड़ के देखेंगे, फिर पास्ट में उसने क्या किया था फिर उससे जोड़ के देखेंगे, एंड यू कीप ऑन फॉर्मिंग द नरेटिव, जिसको प्रोलिफरेशन कह रहे हैं। तो इसको सिचुएशन को देखने का दूसरा तरीका ये है कि जो कह रहे हैं कि दिस हैबिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्रेस arises when she says that, or when I look at that expression on her face. तो आपने ये डिनाई नहीं करा कि आपको वो सिचुएशन पसंद नहीं आई, बट आपने ये भी एक्सपेक्ट करा कि ये मेरे अंदर एक तरह का एक हैबिचुअल एक्सपीरियंस है कि जब इस तरह का इंसिडेंस होता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो यू आर नॉट डिनाइंग इट, बट क्योंकि आपको गुस्सा आ जाता है तो बट आप उसको उस पॉइंट पे रोक देते हो, उसको और आगे ले जाने की कोशिश नहीं करते और उसको और ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश नहीं करते। तो यू आर नॉट डिनाइंग कि आपके प्रेजेंट में क्या हुआ, बट उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। Got it, got it, got it, got Yeah. it. Thank you. और एक छोटा सा नोट में, जस्ट अ सेकंड। तो एक चीज जो बेसिकली सेक्शन में जान सुचितों ने कंसीट के बारे में बताया, व्यूज के बारे में बताया, और एसेंशियली उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश करी कि किस तरीके से फाउंडेशन ऑफ थर्स्ट में बेसिकली जो मुझे लगा कि हम बिकमिंग की बात कर रहे हैं, एंड हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कैसे उन्होंने पहले कंसीट की बात करी, और उससे पहले उन्होंने हम एक तरह से भव तन्ना और विभव तन्ना और एक तरह से बिकमिंग की बात करी, और उसके आगे उन्होंने कंसीट की बात करी और डित्थि की बात करी, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम फाउंडेशन ऑफ थर्स्ट, कंसीट और व्यू के बेसिस पे प्रपंच बनाने लगते हैं, जो कि नरेटिव्स बनाने लगते हैं, और उस नरेटिव्स में ही आगे बढ़ जाते हैं। और ये कुछ जैसे उन्होंने नरेटिव्स की बात करी, और उसके बेसिस पे हम अपना सेल्फ व्यू को और सॉलिडिफाई करते जाते हैं, और उसकी बेसिस पे हम कैसे हम डार्क कम्मा बनाते हैं, और जिसको वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम डीप अटेंशन के थ्रू वी कैन रिफ्रेन फ्रॉम प्रोलिफरेशन, जो एसेंशियली ये आया कि माइंडफुलनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ, पेशेंस के साथ कैसे हम कंपैशनेट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ आई कुड फॉलो द चैप्टर। ये मैं से पूछना चाह रहा था, ये जो, क्योंकि मना मना का अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो कंसीट के साथ लिखा हुआ वो कंसीट ही है। अब लेकिन कंसीट के बहुत सारे मतलब हैं, तो क्या यहाँ पर एक मतलब है मिथ्याभिमान? क्या ये ही मतलब होगा कंसीट का यहाँ पे, मिथ्याभिमान? यानी मुझे इसके कई मतलब हैं, वैसे अकड़ भी है, दम भी है, तो यहाँ क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या लिया जाए? मुझे जो लगा कि यहाँ पे जो आपने अभी जैसे अलग अलग नाम लिए, अकड़, और क्या क्या नाम लिए थे जैसे आपने? मैंने बताया अकड़ है, मिथ्याभिमान है, हाँ मान है। हाँ, तो जैसे अकड़ हो गया, या कई बार हम जो सामने वाले के प्रति कुछ ये जब बात कर रहे हैं तो एक
ऊपर जाए, क्योंकि इसमें लिखा है ना दिस क्रिस्टलाइजेशन इज व्हाट बुद्धा कॉल्ड कंसीट। तो वो जो क्रिस्टलाइजेशन है वो ये है कि एम आई एक्सेप्टेबल टू हिम और व्हाट विल आई डू, यानी अत्ता भाव बन रहा है ना यहाँ पे, मतलब मैं हर जगह मतलब दिखाई दे रहा है। If there is, instead of jumping into a meditative practice or something like that, then often required answer, what should I do, how I am doing, what comes next. तो ये तो एक किस्म से उसके बट जो मुझे यहाँ पे जो डेफिनेशन लगी ना, वो डेफिनेशन मुझे ये लगी कंसीट की, the process that weaves qualities that arise in one's awareness into entities that apparently exist independently, कि हम चीजों को लेबल करना शुरू कर देते हैं। जो मुझे लगा कि कंसीट और मान से निकल के आया है, वो उस लेबलिंग के बेसिस पे फिर हम व्यू फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऊपर जो रेफरेंस दिया जा रहा है उसमें तो कहीं ना अकड़ है और नहीं कहीं उसके अंदर कोई ऐसी बात है कि मैं अपने आप को कुछ समझ रहा हूँ। एंजाइटी है इसमें, है काफी, इसमें तो एंजाइटी का जिक्र हो रहा है, उसका सेल्फ क्रिटिसिज्म हो रहा है। और भी इसमें ऊपर थोड़ा सा जाएं आप प्लीज। बेसिकली है कि हाउ वी रिलेट टू आवरसेल्फ, जिसको आपने हाईलाइट भी किया है। अलॉन्ग विद अदर्स, यहाँ पे ऊपर तो पहले हम अदर्स की बात कर दे, यहाँ पे उन्होंने बोला कि नॉट ओनली अदर्स बट हाउ वी रिलेशनशिप also include how we relate to ourselves, not only with others but how we relate to ourselves। और इसके बाद फिर जो नीचे मनस की, जहाँ मन की बात हुई है, मान की, वहां पर वो कह रहे हैं कि दिस क्रिस्टलाइजेशन इज व्हाट इज कॉल्ड कंसीट। इसको जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जो ऊपर का एस्पेक्ट आया था, एक सेकंड, यहाँ पे भव तना विभव तना, ईगो सेंटर्ड प्रोग्राम। भव तन्हा तो समझ में आता है कि अगर भव तन्हा है तो उसमें ईगो जनरेट हो जाता है, पर दैट कुड बी लिंक विद इट, कि हाँ जब आदमी का ईगो हो जाता है तो फिर उसके अंदर वो दम तो आ ही जाता है और अकड़ तो आ ही जाती है। यहाँ पे बेसिकली आई थिंक जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसी का नेक्स्ट स्टेप जो मुझे लगा कि कंसीट है, कि जब आपने क्रेविंग जो हुई, भवतना हुई, उसके बेसिस पे जब आपने सेल्फ व्यू बनाया, उस सेल्फ व्यू के बेसिस पे जो आई एम आया, उसके बेसिस पे आगे वो कंसीट आया, और उस कंसीट के ऊपर आपने फिर व्यूज बनाए और व्यूज के बेसिस पे प्रोलिफरेशन करी। इस कंसीट के इतने मायने हैं, इसका मतलब एक और है तलवे चाटना, इसका मतलब है कष्ट कल्पना। देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स, नाउन और वर्ब अलग अलग हैं, बट यहाँ पे जो होगा मुझे लगता है कि यहाँ पे मान या मिथ्याभिमान का ये होना चाहिए मेरे ख्याल में, मतलब तो excessive pride in oneself। Okay। अब इसमें जैसे दीपक त्यागी जी ने कमेंट डाला हुआ है, along with conceit comes the comparison and shifting hierarchies that form the ditti। help in concluding the discussions, मैं थोड़ी सी दो शब्द कह देता हूँ। जो भगवान की जो शिक्षा है उसके अनुसार अहम का भाव दो स्टेजेस पे जागता है, एक व्यू की स्टेज पे सक्काय दिट्ठी, और एक फेल्ट एक्सपीरियंस की स्टेज पे।
तो अगर सक्काय दिष्टि आपकी ड्रॉप हो गई है तो आप में ये व्यू खत्म हो चुका है कि 5 खंड मैं हूँ या मेरे हैं, वो बात खत्म हो गई है। तो जब वो नहीं हुआ है अगर, तो वो और ये एक तो बेसिक डेफिनेशन पहले कर दूँ है। तो बेसिक डेफिनेशन सक्काय दिष्टि की क्या है? ये व्यू कि ये 5 खंड मैं हूँ, मेरे हैं या मेरी आत्मा है, जो भी जिस तरह से भी आप समझना चाहें। और उसके साथ 4 तरह की इंटरेक्शन हो सकती है, वी कैन फॉरगेट एट द मोमेंट। तो जब ये समाप्त भी हो जाता है तब मान जो है महत्वपूर्ण रह जाता है, जिसमें कि ये बात व्यू के स्टेज पे तो क्लियर है कि भाई ये 5 खंड मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ ये बात तो लगती है ना, महसूस होती है, और ये निरंतर बनी रहती है इवन आफ्टर अनागामी स्क्रिप्ट। अनागामी मतलब राग द्वेष समाप्त हो चुके हैं, फिर भी मान है, मैं का भाव है। तो वो उस स्तर पे मान जो है वो सटल फॉर्म में है इन द टर्म्स ऑफ आई एम, जस्ट द फैक्ट आई एम, मैं हूँ। क्या हूँ ये नहीं मालूम, 5 खंड तो नहीं ये भी मालूम है, लेकिन कुछ तो है। ओके, दैट इज द सटल फॉर्म ऑफ मैं। जब तक सक्काय दिष्टि नहीं गई है तो मान को क्रॉस फॉर्म में डिफाइन किया जाता है एज सेंस ऑफ 3 चीजों में, या तो मैं आपसे सुपीरियर हूँ, मैं आपसे इंफीरियर हूँ, मैं और आप एक दूसरे एक जैसे ही हैं, हम दोनों बराबर हैं। तो ये तीनों दृष्टिकोणों को मान की कैटेगरी में डाला जाता है, जिसे ग्रॉस फॉर्म ऑफ मान। ओके, तो ये अगर हम ये समझ लेंगे ना, देन वील अंडरस्टैंड वेयर दिस होल डिस्कशन इज कमिंग फ्रॉम, ना, because he's not talking of people who have given up Sakkaya Ditti. Therefore, there's a mix-up of Sakkaya Ditti and the mana. They get mixed up. They are all present together. Na? So therefore, one takes up वो कह रहा है कि मेरे मन में जो मेरी क्वालिटीज हैं वो भी मेरी हैं, ये डिफाइलमेंट्स हैं ये भी मेरी हैं. So this actually is a part of wrong view, and so then these two are getting mixed up here because it's a talk being given in a colloquial language. So you have to see that clearly. So if you want to get into that niceties of the Buddha's teaching, then this way it should understand. तो फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, तो फिर डाउट क्लियर हो जाएंगे. तो ग्रॉस फॉर्म में मान तो है कंपैरिजन, एक दूसरे से कंपैरिजन, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो मानते हैं ना मैं हूँ, तभी तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी से. सो दैट इज द, और वो कंपैरिजन भी नहीं करते फिर भी मैं हूँ, क्यों कंपैरिजन करेंगे तो किसी क्वालिटी पे करेंगे, लेकिन अनागामी के बाद सारी क्वालिटी तो राग द्वेष से समाप्त हो चुका है. नाउ ओनली थिंग विच रिमेन्स इज दैट डिल्यूजन आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम दिस, आई एम दैट. सो दोज थिंग्स आल्सो हैव टू बी सीन थ्रू. So I hope this will help clarify. Yeah, thank you. Thank you. I see. So doctrinally हमें अस्मि मान का एक्चुअली डिस्कशन या जिक्र तभी करना पोस्ट अनागामी स्टेज पे करना चाहिए. इज इट डॉक्ट्रिनली उसका रेफरेंस प्री अनागामी पे आता तो है धर साहब? ये जो all this is pre-anagami, all this is pre-anagami, and it gets mixed up, no? Because Sakai, so pre the view and its consequences, they get mixed up. तो अगर हमारा व्यू ठीक नहीं है तो वो हम उसको अपना मानेंगे, तो फिर वो मैं ऐसा ही हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, मैं मेरी परसेप्शन ठीक नहीं है. that is taking your khandas as personal, ना साहब, वो तो वो है ना. Yeah. So अस्मि प्री अनागामी में अस्मि मान is a subset of. Yeah, they are all together. They are all Sakai Ditti is helping to strengthen mana. In a real sense, it only becomes relevant post anagami. For meditative process, it's important then. But technically, even pre anagami में it is distinguished. Yeah, it happens because we are taking it personally, तो और ज़्यादा strong हो जाता है मान.
मान is very strong then because we are taking things personally. अपनी क्वालिटीज को, यहाँ पे तो अधिकतर नेगेटिव वाली बातें आई हैं सारे डिस्कशन में, but taking positive qualities as personally is so difficult to give up. So that we will not call Sakai Ditti, is it? It is Sakai Ditti, which is manifesting, which is getting strengthening our mana. There is Sakai Ditti of taking this is mine, and as a result, I become superior. So sense of superiority with respect to you is a mana. Or I become worthless. Yes, it's matter. I am a worthless. Yeah. Right. So that is the mana. That is the, Yeah. that, Right. That statement reflects mana. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Thank you. So we can now sit for some time. SP sir, anything? Question. So, Deepak, I take the last part of the presentation today, last part of the discussion जो इस chapter, इस paragraph में हुई है, section में, to essentially imply that we don't engage with whatever is happening in our mind. We look at what is happening, but don't engage seriously with it. Or if we engage in a way that kind of helps to reduce that engagement. Sort of, yes. Basically, अगर हम इस line को वापस से पढ़ें, what is needed is mindfulness of heart, with the patience to allow compassionate response to self and others as these arise in awareness. Okay. I think it conveys something, but that's, I was trying to put my words on that. I don't know whether that is right or wrong. The second question that I have is, just now Prasthar explained these two kinds of man. So when we are able to do this to some extent, let us say, are we helping to reduce our Sakai Ditti, or is it something else? Is it the view aspect, or is it the other aspect? But can't we directly say that it helps in reducing our suffering? That becomes the ultimate metric, right? Sorry, please say that again. What I'm saying is that if we are able to reduce conceit, so ultimately it reduces the suffering, right? Of course, that is ultimately how looking at it. Sure, I agree. Okay, thank you. So I actually. Yeah, but what's the technical answer to it? You see, there's a reason it's described in this way. Technical answer to sorry thing. Technical answer is that it's always Sakai Ditti which will have to be removed first. Only then we'll go to Vana. That's kind of logical. Hopefully. First, the view has to change. Right. Then its effect will change. Then its residual effect actually. View तो चला गया, लेकिन residual effect तो चल रहा है ना. So if we develop the practice of keeping our mind disentangled from these kinds of engagements, then that will help us reduce the Sakai to some extent. Can you say that? ये आप जो कह रहे हैं रेजिडुअल रह गया, वो कैसे जब सकाई दिट्ठी चली गई? हाँ, तो उसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ रह गया ना. नॉट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है, व्यू है. सकाई दिट्ठी इज अ व्यू, यू सी दैट क्लियरली. सो हमारी ये समझ क्लियर हो गई कि 5 खंड हैं, मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है. लेकिन उसका जो ऑनस्लॉट हमारे चित्त पे रहा है, जो लेटेंट टेंडेंसी, मैं का भाव तो है, मैं तो हूं ना कुछ. अब क्या ये तो नहीं हूँ, 5 खंड तो नहीं हूँ, कुछ और हूँ क्या? ये इसी विचारधारा के कारण सारी फिलॉसफीज, इंडियन फिलॉसफीज में बनी है.
5 खंड मैं नहीं हूँ, ये अद्वैत भी समझता है. Indian philosophies all understand. I mean, exalted Indian philosophies understand that. But there is still something, and that something is called something. There is a name given to that, then pure consciousness, Atma, whatever else you want to give. So the Buddha's point is that there is nothing there. So you have to see that beyond when you have really, अब जब हमने अपने विकार बिल्कुल क्षमण कर दिए हैं, तब हम उसको ठीक से देख पाते हैं कि सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो एक रियल इल्यूजन है. तब तक तो हमको मालूम नहीं पड़ता ना, हम अपनी बुद्धि के स्तर पे समझ जाते हैं, लेकिन जो फेल्ट एक्सपीरियंस है, अंदर से जो ऐसा महसूस होता है, वो अभी तो नहीं महसूस होता ना. कि अनात्म की बात हम करते हैं, थियोरेटिकली प्रैक्टिस भी करते हैं साधना के माध्यम से समझने की, तो भी हम समझ रहे हैं गहराई से, अनुभव के आधार पर भी समझ रहे हैं. हाँ देखो, मैं नहीं चाहता कुछ सुनाई, मैं नहीं सुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सुनाई दे जाता है. तो कॉन्शियसनेस मेरे बस में नहीं है. 5 खंड भी, 4 खंड, 5 खंड कोई बस में नहीं है. तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस वेज. भगवान ने इतने तरीके समझाए, अनंत लखन सूत्र में, दूसरे सूत्रों में, कि इस तरह से आप समझो कि खंड आपके नहीं है. तो 5 खंडों का जो चर्चा है बड़ी महत्वपूर्ण है. तो उसको अगर हम ब्रेक कर लें तो सक्काय दिट्ठी को तोड़ा जा सकता है, कि हम उसके प्रति जो हमारा व्यू बना हुआ है वो खट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं का भाव रह जाता. हमने वो पढ़ा था ना सूत्र, जिसमें बहुत ब्यूटीफुली ये बात बताई थी कि जैसे एक कपड़ा है, उसमें गंदगी थी, गंदगी उसकी निकाल दी गई, लेकिन फिर भी उसमें कुछ स्मेल रह जाती है, और वो पता नहीं चलता वो स्मेल कहाँ की है. तो अपरेंटली सारी गंदगी साफ हो गई, लेकिन फिर भी स्मेल है. एंड दैट्स व्हाट ही कॉल्स एज द फेल्ट एक्सपीरियंस ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ. खेम का सूत्र जो पढ़ा था ना, आपको याद होगा, कई बार उसकी चर्चा हुई. It's a very subtle thing. But the gross level at which we are, हमारी सक्काय दिट्ठी भी अभी बाकायदा मौजूद है, तो वो उसको फीड करती रहती है, मस्मी मान को फीड करती रहती है. सो देन वी कॉन्शियसली, जैसे जान ने समझाया, वी कॉन्शियसली वर्क. हाँ, वी कॉन्शियसली ट्राई टू सी, ओ ये सुपीरियरिटी जाग रही है या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाग रहा है, दिस इज माना, एंड दिस इज जस्ट अ थॉट which I am believing. Basically, this is just a thought which I am believing. ये चित्त में एक विचार जागा है, चित्त के अंदर विकार जागा है, तो उसमें चित्तानुपश्ना करनी चाहिए, जिसे अजान कह रहे हैं माइंडफुलनेस ऑफ द हार्ट, ऑब्जर्विंग द हार्ट. Thank you, sir. Sir, I'll just read out the small passage of Sutta and then we can meditate. It defines good friend. कल करेंगे ना. Sir, it's just a small poem. No, I'm not saying because of the length, because tomorrow's section is on this only. ये एक्चुअली, अच्छा, अगले सेक्शन का नाम सेक्शन देखो ना क्या है. ये इस सेक्शन के बीच में ही आ गया था सर. अगले, हाँ, वो तो कल्याण मित्र, वो तो छपने की प्रॉब्लम है. अगला सेक्शन भी है ना, कल्याण मित्र. तो हमको अगले सेक्शन पढ़ने से पहले उसको पढ़ लेना चाहिए. देन वील गेट ए गुड पिक्चर ऑफ दैट. ठीक है ना? यस सर. थैंक यू. Deepak, you prepared a nice document to summarize. I think you raised the standards of presentation. Thank you, sir. It was a very nice presentation, Deepak ji. Thank you very much. Thank you. We can meditate for next